दिस इज द चैप्टर ऑफ डिवीजन जिम्नोस्पर्मी। तो यहाँ जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नोस जो है एक ये वर्ड है। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड या अनकवर्ड, एंड दिस इज स्पर्मा। तो स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, क्यों? क्योंकि सीड जो है फ्रूट के अंदर नहीं होता है। तो अनकवर्ड सीड का मतलब हुआ कि इट इज सीड विदाउट फ्रूट। तो इसमें फ्रूट नहीं होता है एंड फ्रूट वॉल नहीं होती है, तो इसलिए जो है ये सीड नेकेड या अनकवर्ड होती है। ऐसा क्यों होता है कि इसमें ओवरी एब्सेंट होती है। ओवरी एब्सेंट है क्यों? क्योंकि फ्लावर्स एब्सेंट हैं। तो अगर फ्लावर्स नहीं हैं तो उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरिएशन नहीं होगा। तो अगर ओवरी नहीं है तो फिर ओवरी से सीड की कवरिंग होने का कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्लावर्स एंड ओवरी द सीड्स आर डायरेक्टली प्रेजेंट विदाउट एनी कवरिंग और एनक्लोजिंग। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज जिम्नोस्पर्मा, मीन्स नेकेड सीड और अनकवर्ड सीड्स। अब ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट रहते कहाँ हैं, इनके हैबिटेट को डिस्कस करें तो हैबिटेट क्या होता है? जो हिली यानी पहाड़ी वाले जो ठंडे एरिया होते हैं, कूल एरियाज़ ज़्यादातर वहाँ होते हैं, और इनकी लीव्स जो है एडाप्टेड होती हैं हर तरह के हैबिटेट को, एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर्स को टॉलरेट करने के लिए। तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, क्योंकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसमें प्रेजेंट होती है। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो द मेन प्लांट बॉडी इज द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, और यही इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ग्रीन फोटोसिंथेटिक। जब मेन प्लांट बॉडी कह दिया जाए तो ये डोमिनेंट फेज होती है, तो वो इंडिपेंडेंट यानी फ्री लिविंग भी होगी, बड़ा सा भी होगा प्लांट, और वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा। ये सारी चीज़ें इसके साथ एसोसिएट रहती हैं मेन प्लांट बॉडी है। तो स्पोरोफाइट, जब मेन प्लांट बॉडी आप बड़ा सा साइकस का पाइनस का पेड़ देखें तो क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा। हालांकि स्पोरोफाइट की डोमिनेंस होना ये टेरिडोफाइट से ही स्टार्ट हो गया, जबकि टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो अब जो है यहाँ पर स्पोरोफाइट का युग चल रहा है, और गैमेटोफाइट जो होगा बहुत छोटा सा होगा, कुछ सेल्स का होगा, और पूरी तरह से डिपेंडेंट और रिटेन्ड होगा ऑन स्पोरोफाइट। द स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस मीन्स इतना छोटा कि अनऑब्जर्वेबल एंड फ्यू सेल्ड। जो गैमेटोफाइट है दैट विल बी रिटेन्ड एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पर रिटेन रहेगा और डिपेंडेंट रहेगा कौन? गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट बहुत छोटा सा होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है, और सिर्फ कुछ सेल्स का बना हुआ फ्यू सेल्ड स्टेज होता है गैमेटोफाइट। तो जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? स्पोरोफाइट है। उसी का डिस्क्रिप्शन हमें करना है यहाँ पर पूरी तरह से मोस्टली। स्पोरोफाइट जो प्लांट है तो इसमें जो है ना कुछ श्रब्स, स्पोरोफाइट यानी जो प्लांट है ये किस रूप में होता है? कुछ तो हैं जो झाड़ियों के रूप में प्रेजेंट होते हैं, श्रब्स के रूप में होते हैं, और कुछ मिडिल साइज ट्री होते हैं, और कुछ होते हैं काफ़ी लॉन्ग ट्री होते हैं। तो कुछ बहुत बड़े बड़े लंबे पेड़ होते हैं, कुछ मिडिल साइज के होते हैं, कुछ छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से स्पोरोफाइट की जो ट्री हैं, पेड़ हैं, इनका रूप होता है, और इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स सब प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट्स, लीव्स, स्टेम प्रेजेंट होती हैं, तो वैसा यहाँ भी है।
और ये भी वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट सबसे पहले तो टेरिडोफाइट से थे, जिनको कि बॉटनिकल स्नेक कहा गया, तो वो चीज़ आगे भी यहाँ पर कंटिन्यूड है। और इनमें भी जाइलम जो होता है वो ट्रैकिड्स का बना होता है एंड फ्लोएम जो होता है वो सीप सेल्स का बना होता है। तो जाइलम में वेसल्स जो है ज़्यादातर नहीं होती हैं। जाइलम में वेसल्स का होना वो एंजियोस्पर्मिक फीचर ही होता है। तो फिर इनका जो रूट होता है, चाहे वो श्रब्स हों, चाहे वो मीडियम साइज ट्रीज हों, चाहे वो लॉन्ग ट्रीज हों, रूट ज़्यादातर टैप रूट होती हैं। और अभी बताया कि लॉन्ग ट्रीज भी इसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। तो लॉन्ग ट्रीज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म में क्या है, वो सिकोइया, जिसका कि पूरा नाम सिकोइयोडेंड्रॉन गिगैंडिनम है। तो सिकोइया को रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, लाल लकड़ी वाला ये पेड़ है, जिसको कि फादर ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इतना लंबा होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सबसे लंबे पेड़ों में एक ये होता है सिकोइया। ये एक जिम्नोस्पर्म है। तो अब बताएं कि इन प्लांट्स की जो रूट होती है वो कैसी होती है। मोस्टली टैप रूट सिस्टम होता है, और टैप रूट सिस्टम है जिसमें कि कुछ प्लांट्स में ऑब्लिगेट माइकोराइजल एसोसिएशन देखा जाता है, जैसे कि पाइनस। तो रूट्स में माइकोराइजल यानी फंगल एसोसिएशन, ये विद रूट्स हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, पाइनस। तो जिम्नोस्पर्म में ही ज़्यादातर जो है माइकोराइजल एसोसिएशन देखे गए हैं, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाइनस का, जहाँ पाइनस की रूट्स में ग्लोमस नाम का फंगस एंडोमाइकोराइजा बना करके रहता है। और पाइनस की सीड जर्मिनेट करने से लेकर के उसके एडल्ट स्टेज पे उसका रिप्रोडक्शन करना, सीड जर्मिनेशन करना, और पूरी लाइफ हिस्ट्री कंप्लीशन, यानी थ्रू आउट द लाइफ जो है ग्लोमस फंगस का साथ चाहिए पाइनस को, सीड जर्मिनेशन होने से उसके रिप्रोडक्शन तक। तो इसको क्या बोला जाता है कि ऑब्लिगेट एसोसिएशन है पाइनस की रूट के साथ ग्लोमस फंगस का, जो कि माइकोराइजा बनाता है। ऐसे ही साइकस की रूट्स में जो है साइकस की रूट्स दो तरह की होती है। ये है साइकस का स्टेम, मान लीजिए। तो एक तो ये नीचे की रूट ही जो अंडरग्राउंड है, टैप रूट, लेकिन साइकस में स्टेम के आसपास ऐसे ऊपर ज़मीन पे भी कुछ रूट्स जाती हैं। तो ये रूट्स जो ज़मीन के ऊपर हैं, इनको बोलते हैं क्या, कोरलाइड रूट्स। ये कोरलाइड रूट्स ऑफ साइकस ये ज़मीन के अंदर नहीं है, ओवरग्राउंड है, इसलिए इनको क्या कहते हैं कि ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक हैं। तो कोरलाइड रूट्स ऑफ साइकस हैव सिम्बियोन्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नोस्टक है, एनाबीना है, इस तरह के साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं साइकस के कोरलाइड रूट्स में। तो इस तरह साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन देख लिया, ये साइकस के कोरलाइड रूट्स में है। और फंगस के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन वो है पाइनस की रूट के साथ, तो वहाँ माइकोराइजा बनाते। इस तरह से सिम्बियोसिस विद द रूट्स, ये अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ जिम्नोस्पर्म्स में। अब रूट्स के बाद स्टेम्स का इंट्रोडक्शन लें। तो स्टेम्स जो है कुछ में अनब्रांच्ड होते हैं और कुछ में ब्रांच भी होते हैं। तो अनब्रांच्ड स्टेम होने का एग्जाम्पल क्या हो गया, साइकस। जैसे ये साइकस का स्टेम हमने बनाया। अनब्रांच्ड स्टेम का एक एग्जाम्पल क्या है, साइकस है। और कुछ में स्टेम जो है ना ब्रांच्ड होते हैं। तो ब्रांच स्टेम होने का एग्जाम्पल क्या है, पाइनस एंड सेड्रस। पाइनस और सेड्रस इनमें ब्रांच स्टेम होते हैं। तो रूट और स्टेम्स का डिस्क्रिप्शन हो गया।
तो अब आगे चलते हैं कि लीव्स कैसी होती हैं। तो लीव्स जो है कुछ में सिंपल हो सकती हैं, कुछ में कंपाउंड्स हो सकती हैं। लीव्स कैन बी सिंपल और कंपाउंड टाइप इन जिम्नोस्पर्म्स and these leaves are adapted to tolerate extremes of temperature, यानी टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो जाए या बहुत गर्म हो उनको बर्दाश्त कर सकता है। ह्यूमिडिटी यानी बहुत नमी हो तो उसको भी बर्दाश्त करेंगे लीव्स। और क्या, हाई विंड एट्सेट्रा। जैसे साइकस में लीव्स बहुत सालों तक गिरते नहीं हैं, तो देयर इज पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स मल्टी ईयर, मेनी ईयर लीव्स इन साइकस। ये एक एग्जाम्पल हुआ इनके लीव्स की मजबूती का। और साइकस की लीव्स जो होती हैं वो इस तरह से, एक रेकिस है और रेकिस पे इस तरह से ये पिन्यूल्स लगी रहती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं। तो दीज आर द पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स इन साइकस। अब पिन्नेटली कंपाउंड होने का मतलब क्या है, ये तो प्लांट मॉर्फोलॉजी का टर्म आ गया, जहाँ पर कि ये एक पूरी लीफ छोटी छोटी पिन्यूल्स में डिवाइडेड है और मिड रिब जो है ना वो रेकिस बन जाता है। ये प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं साइकस में, जो कि कई सालों तक ये झड़ती नहीं, न सूखती हैं, न इनका कोई नुकसान होता है, और हर तरह के एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर एंड अदर हैबिटेट्स को ये विथस्टैंड कर लेती हैं और हवा के झोंके से टूटती भी नहीं, इतनी मजबूत होती हैं। ऐसे ही कोनीफेरोप्सिडा, कोनीफर्स को देखा जाए, कोनीफर्स और ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो कोनीफर्स में जो है लीव्स जो होती हैं वो काफ़ी पतली, लंबी और नीडल लाइक होती हैं, लाइक दिस, इस तरह से लंबी, पतली और जैसे सुई की तरह नुकीली लीव्स होती हैं कोनीफर्स में। तो दीज आर लॉन्ग थिन नीडल लाइक लीव्स इन कोनीफर्स। कोनीफेरोप्सिडा क्लास जिम्नोस्पर्म का है और ये इसके ऊपर क्यूटिकल की एक कवरिंग होती है, और क्यूटिकल की कवरिंग होने से क्या होगा कि इसके अंदर की जो नमी है वो हाई टेम्परेचर से ट्रांसपिरेटरी वाटर लॉस नहीं हो पाएगा। इट इज ए क्यूटिकल कवर्ड, और इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो काफ़ी अंदर धंसे हुए होते हैं, शंकन होते हैं, संकन स्टोमेटा। तो ये सारी जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है इसमें, इस लीफ में, इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि ट्रांसपिरेटरी वाटर लॉस का प्रिवेंशन करने में सक्सेसफुल होती हैं। तो दीज आर एडेप्टेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपिरेटरी वाटर लॉस। इन कॉनीफर्स। ये रही असली फोटोसिंथेटिक लीव्स। लेकिन जैसे कि हमने टेरिडोफाइट्स में बताया था, कुछ ऐसे भी प्लांट में अपेंडेजेस होते हैं जो लीव्स जैसे लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली लीव्स होते नहीं हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। फिल्स का मतलब क्या, लीफ ही होता है, लेकिन वो लीफ लाइक अपेंडेज जो स्पोर्स को बियर करने का काम करें उनको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। तो देयर आर सम अदर लीव्स लाइक अपेंडेजेस known as sporophylls. Leaves like appendages known as what? Sporophylls. और ये स्पोरोफिल्स जो होते हैं ये एक एक्सिस पे स्पायरली अरेंज होते हैं। These are
स्पायरली अरेंज ऑन एन एक्सिस। और ये स्पोरोफिल जब काफ़ी बंच में डेंसली कॉम्पैक्टेड अरेंज होती हैं तो उस कॉम्पैक्शन या बंच को बोलते हैं कोन्स, स्ट्रोबिलस या लैक्स। तो कॉम्पैक्ट बंच ऑफ collected sporophylls is known as what? The compact bunch of collected sporophylls is known as cone, स्ट्रोबिलस और लैक्स। ये कोन या स्ट्रोबिलस टर्म हमने टेरिडोफाइट में भी बताया था, जैसे कि एक्विसिटम में बना के बताया था। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स तक तो होमोस्पोरस यानी स्पोर्स सेम तरह के होते हैं, लेकिन हमने बताया कि लास्ट के कुछ टेरिडोफाइट जैसे कि सिलेजिनेला है, साल्विनिया है, ये क्या हुए? हेटेरोस्पोरस हो गए। हेटेरोस्पोरस यहाँ पर कि दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। और हमने कई बार बताया कि स्पोर्स हमेशा मियोसिस से बनते हैं, मियो स्पोर्स होते हैं तो वो हैप्लाइड होते हैं, और हैप्लाइड स्पोर जो है ना वो हमेशा फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में सारी सेल्स डिप्लॉयड ही होती हैं, लेकिन जब इसमें मियोसिस होगा तो मियोसिस से जो स्पोर बनेगा वो हैप्लाइड होगा और वहीं से गैमेटोफाइट नेक्स्ट जनरेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो ये जो स्पोरोफिल्स हैं इनका यही काम है स्पोर बनाना। तो इसमें क्या होता है कि दो तरह के स्पोर्स यहाँ भी बने, क्योंकि हेटेरोस्पोरी वो स्टार्ट हो गई कुछ टेरिडोफाइट्स में ही। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो पूरी तरह से हेटेरोस्पोरस होंगे ही। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस का मतलब कि इनमें दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, क्या? माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। यही तरह से माइक्रोस्पोर्स कहाँ बनेंगे? ऑन माइक्रोस्पोरेंजिया। और मेगास्पोर्स कहाँ बनेंगे? इन मेगास्पोरेंजिया या मैक्रोस्पोरेंजिया। तो इस तरह से दो तरह के स्पोरोफिल्स होते हैं। एक तो छोटी छोटी होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? ये हैं माइक्रोस्पोरोफिल के कोन हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स। और कुछ ऐसे बड़ी बड़ी होते हैं, तो जो बड़े बड़े होंगे इनको क्या बोलेंगे? ये मैक्रोस्पोर्स। मैक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर बनाने वाले ये जो कोन हुए तो इसको वो बोलेंगे क्या? कि ये मेगास्पोरोफिल्स हैं। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स का बना हुआ कोन है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेल कोन बोलते हैं। और मेगास्पोरोफिल्स या मैक्रोस्पोरोफिल्स का जो कोन होता है इसको क्या बोलेंगे? फीमेल कोन बोलेंगे। तो ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन और ये हो गया मेगास्पोरेंजिएट कोन। तो मेल कोन क्या हुआ? मेल कोन कहा जाता है ये माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन है। और मेगास्पोरोफिल ये क्या है? ये मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल कोन है। तो इन माइक्रोस्पोरोफिल्स इसमें से किसी एक, मान लीजिए कि ये माइक्रोस्पोरोफिल है, इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस माइक्रोस्पोरोफिल पे छोटे छोटे जो सैक होंगे इन्हें, इन सैक को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। ये क्या हो गए? दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल पे ये जो बैग्स हैं, सैक्स, इन्हें क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया है। और इनके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे ये स्पोर्स क्या कहे जाएंगे? माइक्रोस्पोर कहे जाएंगे। दीज आर द माइक्रोस्पोर्स। और यही माइक्रोस्पोर्स क्या बनते हैं? ये पोलन ग्रेन में कन्वर्ट कर जाते हैं। और पोलन ग्रेन क्या होता है? फिर मेल गैमेटोफाइट होता है।
तो अब देखो कि क्यों इसको मेल कोन कहे। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, ऐसा एंजियोस्पर्म में भी होता है, और इसी पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। अब गैमीटोफाइट हृदय कैसे हैप्लाइड, ये हैप्लाइड हो गया। तो माइक्रोस्पोर्स जिन सैक्स या बैग के अंदर उन्हें क्या बोले, माइक्रोस्पोरेंजिया कहे, जो एंजियोस्पर्म के एंथर सैक के इक्विवेलेंट हो गए। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है जिस लीफ लाइक अपेंडिक्स को क्या कहे, माइक्रोस्पोरोफिल्स। और फिर माइक्रोस्पोरोफिल्स का जो पूरा कोन या लैक्स है उसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन या मेल कोन, क्योंकि इस पे मेल गैमीटोफाइट बैठे हुए छिपे हुए। जिस तरह से देखो मेल गैमीटोफाइट ये पूरा स्पोरोफाइट के अंदर रिटेन्ड है और डिपेंडेंट है। ऐसे ये मेगास्पोरोफिल्स हैं। तो इन मेगास्पोरोफिल्स पे भी क्या होगा कि ऐसे ही ये जो बैग्स या सैक्स होते हैं, इन सैक्स को क्या कहेंगे कि इसमें ये हैं मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरोफिल्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया को ही क्या कहते हैं, ओयूल। और इनके अंदर जो बनेंगे ये कौन से स्पोर बनेंगे, इनके अंदर बनेंगे मेगास्पोर्स। तो इस बात को एक बार फिर से अलग से समझाते हैं। ये क्या है, ये है एक मेगास्पोरोफिल। एंजियोस्पर्म में हम मेगास्पोरोफिल किसको बोलते हैं, पूरा पूरा पिस्टिल या गायनीशियम जो है उसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल किसको बोलते हैं, पूरे स्टैमेन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ये मेगास्पोरोफिल है जिसपे कि ये सेक्स जो है बैग, बैग का मतलब क्या, एंजियम। तो ये क्या है, ये हैं मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम ही क्या होता है, ओयूल होता है। जैसे एंजियोस्पर्म में ओयूल को मेगास्पोरेंजियम कहते, तो यहाँ मेगास्पोरेंजियम को ओयूल कहेंगे। अब इनके अंदर क्या बनेंगे, इनके अंदर बनेंगे मेगास्पोर। सबके अंदर मियोसिस होगी, तो मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 खत्म हो जाते हैं, एक ही सर्वाइव करता है। ऐसा एंजियोस्पर्म में भी होता है। तो अब इसमें ये 1 2 3 4 मान लो कि 4 मेगास्पोर बने, और इन 4 मेगास्पोर में से 3 खत्म हो जाते हैं, एक ही बचता है। तो ये क्या हो गए, मेगास्पोर हैं जिसके अंदर ओवम बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। तो गैमीटोफाइट ये भी क्या हुआ, हैप्लाइड हुआ। तो देखो कि हैप्लाइड फीमेल गैमीटोफाइट यानी मेगास्पोर ये कहाँ है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर है। मेगास्पोरेंजियम किस पे है, मेगास्पोरोफिल पे है। और मेगास्पोरोफिल का पूरा एक जो कोन है उसको क्या बोलते हैं, फीमेल कोन बोलते हैं। तो इस तरह से ये फीमेल गैमीटोफाइट मेगास्पोर और ये मेल गैमीटोफाइट माइक्रोस्पोर्स ये स्पोरोफाइट की स्पोरोफिल्स पे रिटेन्ड हैं और पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं और बहुत छोटे हैं। तो हर एक मेगास्पोरेंजियम में एक मेगास्पोर जो होता है वो सर्वाइव करता है। ये मेगास्पोरेंजियम को हम बाहर निकालना है। तो मेगास्पोरेंजियम को क्या कहते हैं, ओयूल है ये। तो मेगास्पोरेंजियम या ओयूल कैसा होता है, ऐसे इरेक्ट होता है, जिसमें कि इस तरह से इंटेगुमेंट यानी कवरिंग भी होती है। ये है। और इसके अंदर ये पूरा मेन जो एक टिश्यू है इसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस है। ये एंजियोस्पर्म में भी इससे मिलता जुलता ये क्या है, न्यूसेलस है। और इसी न्यूसेलस की एक सेल होती है, न्यूसेलस की कोई एक सेल ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में।
मेगास्पोर मदर सेल कैसी है भी डिप्लॉयड है, क्योंकि जब तक मियोसिस ना हो तब तक सेल डिप्लॉयड ही होती है। तो अब इसमें होती है मियोसिस, तो मियोसिस से क्या 1 2 3 4 ऐसे 4 मेगास्पोर्स बनी, और सब के सब कैसे होंगे हैप्लाइड। लेकिन इनमें से 3 क्या होती हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ एक सर्वाइव करती है। तो एक सेल डेवलप करती है इनमें से मोनोस्पोरी, जैसे कि एंजियोस्पर्म। तो अब इसी में मान लो कि हम दिखा दें कि इसमें एक सिंगल सेल है जो कि मेगास्पोर बन जाती है। ये है, इसमें एक न्यूक्लियस से बन गई क्या, मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर की हर सेल क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। तो ये हो गया ओयूल या मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की एक सेल से ये क्या बन गया, मल्टीसेलर स्मॉल फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर बन गया, ये जो रेड कलर का है। मल्टीसेलर स्मॉल मेगास्पोर। अब इसी मेगास्पोर में क्या होती है, आर्चिगोनियम प्रेजेंट होती हैं, 2 या 3। मान लो एक आर्चिगोनियम ये है, एक आर्चिगोनियम ये है, एक आर्चिगोनियम ये है। तो ये सब आर्चिगोनियम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, एग सेल प्रेजेंट होंगी। ये क्या है, दीज आर द आर्चिगोनियम, और इन्हीं आर्चिगोनियम के अंदर क्या होगा, एग सेल प्रेजेंट होगा। और एग सेल जो है वही क्या होती है, फीमेल गैमीट होती है। ये एग सेल है, ये एग सेल है, ये एग सेल है। तो अब देख रहे हो फीमेल गैमीट यानी एग सेल किस में है, आर्चिगोनियम में है। आर्चिगोनियम कहाँ, ये मेगास्पोर है। तो अल्टीमेटली मेगास्पोर में ही फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोले कि मेगास्पोर ही क्या होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो इस तरह से ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मेगास्पोरेंजियम है ओयूल, तो ये मेगास्पोरोफिल के अंदर है, और मेगास्पोरोफिल पूरा स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट है। इस तरह से ये रिटेन्ड है, कहाँ है, इट इज रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट, यानी मेन प्लांट के ऊपर ये रिटेन्ड है, डिपेंडेंट है। अब जब एयर से पॉलिनेशन होकर के पॉलन ग्रेन्स आते हैं, ये क्या हुआ, एयर पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। और पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ रिलीज हो जाते हैं आर्चिगोनियम के पास, और पॉलन ग्रेन्स की पॉलन ट्यूब के अंदर जो है ना गैमीट्स होते हैं, और ये जाकर के एग सेल को फर्टिलाइज करते हैं। ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स आकर रिलीज जाते हैं, ये जो ओयूल है मेगास्पोरेंजियम, इसके माउथ के पास, और फिर पॉलन ग्रेन्स आके एंटर करेंगे, इसमें मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के अंदर हैं, तो ये मेल गैमीट फिर एग सेल को फर्टिलाइज कर देंगे। अब अगर एक ओयूल के अंदर 3 एग सेल हैं तो 3 एम्ब्रियो बन जाएंगे। तो 3 एम्ब्रियो बने तो क्या हो जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी, यानी मोर देन 1 एम्ब्रियो हो जाएगा एक ओयूल में, एक सीड में। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमन। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स इनसाइड आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम कहाँ है, इन मेगास्पोर। तो इससे क्या होगा, पॉली एम्ब्रियोनी, यानी मोर देन 1 एम्ब्रियो विल बी फॉर्म इन ए सिंगल ओयूल इन जिम्नोस्पर्म्स। अब जो एम्ब्रियो बन गया तो वो एम्ब्रियो भी तो इसी के अंदर है ना, तो ये ओयूल क्या बन गया, सीड बन गया, और इसके अंदर 3 एम्ब्रियो हैं। लेकिन देखो फल तो है नहीं, इस तरह से क्या है कि ये ओयूल ऐसे, इसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं है, ये ऐसे सीड बन जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ कि एम्ब्रियोज
विल बी इनसाइड ओयूल, और ओयूल अब क्या बन गया, सीड बन गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद। लेकिन ऊपर से कोई फ्रूट नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है। देख लो अच्छी तरह से इस डायग्राम को। जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, कईयों का नाम तो पहले ले चुके। एग्जाम्पल्स हैं साइकस, से साइकस रेवोल्यूटा का नाम है सैगोपाम। तो सैगो यानी सफ़ेद सफ़ेद साबूदाना जो है ना, वो साइकस के स्टेम के अंदर स्टार्च के ग्रेन्यूल्स बनते हैं। तो ध्यान रखना कि साबूदाना के दाने जो होते हैं स्टार्च के होते हैं, वो साइकस रेवोल्यूटा के स्टेम के अंदर बनते हैं वो। और पाइनस की लकड़ियाँ जो है ना, सॉफ्ट वुड, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में काम आती है। सेड्रस, एफेड्रा और एक एग्जाम्पल जिंको, ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके, जिम्नोस्पर्म्स के। ये जिम्नोस्पर्म का ओयूल है। ओयूल यानी मेगास्पोरेंजियम होता कहाँ है, लीफ लाइक अपेंडेज मेगास्पोरोफिल्स के अंदर। और मेगास्पोरोफिल्स का कलेक्शन क्या कहा जाएगा कि वो फीमेल कोन है। यहाँ पर एक बात और बता दें कि साइकस में क्या है कि मेल कोन अलग प्लांट पे, फीमेल कोन अलग प्लांट पे प्रेजेंट होता है। तो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल एंड फीमेल कोन्स ये कहाँ होंगे, ऑन डिफरेंट प्लांट्स। यानी मेल कोन अलग प्लांट पे होगा, फीमेल कोन अलग प्लांट पे होगा, तो क्या हो गया, ये यूनिसेक्सुअल हो गया या डायोसियस हो गया। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, साइकस। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कि मेल कोन और फीमेल कोन दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या हो गया, बाईसेक्सुअल हो गया। जैसे कि पाइनस, बाईसेक्सुअल या मोनोसियस। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल कोन एंड फीमेल कोन बोथ ऑन सेम प्लांट। इसका एग्जाम्पल हो गया पाइनस। फिर आप जिम्नोस्पर्म्स के बाद पढ़ेंगे द मोस्ट इवॉल्व एंड मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स। तो हमारी पूरी अर्थ जो है ना, बायोस्फीयर ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट से भरी हुई है, और सी वाटर तो सिर्फ एल्गी से ज़्यादातर भरी हुई है। तो सबसे अंतिम प्लांट ग्रुप ये क्या होते हैं, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी प्लांट। तो यहाँ पर देखो एंजियो और स्पर्मा। एंजियो का मतलब क्या होता है, सैक या बैग, और स्पर्मा का मतलब क्या हुआ, सीड। इसका मतलब सीड के ऊपर एक कवरिंग सैक या बैग लाइक प्रेजेंट होती है। तो कवर्ड सीड वाले यही एक अकेले प्लांट होते हैं। तो ये क्या हैं, दीज आर द कवर्ड सीड। कैसे, इनसाइड फ्रूट
फ्रूट वॉल। और फ्रूट कैसे बनता है? फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी। तो ओवरी यहाँ पर है, इसका मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, तो ये फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो फ्लावर प्रेजेंट होता है तो दुनिया के एकमात्र प्लांट हैं एंजियोस्पर्म, जिन्हें क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। इसके अलावा किसी भी प्लांट में फ्लावर नहीं होते हैं। फ्लावर्स का प्रेजेंट होना ये एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। तो एंजियोस्पर्म में भी क्या होगी? दीज आर द मोस्ट इवॉल्व्ड एंड मोस्ट डेवलप्ड प्लांट ग्रुप। जिसमें कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, और हमने बताया था कि लास्ट में स्पोरोफाइट बहुत बड़ा हो जाता है, गेमेटोफाइट बहुत छोटा रह जाता है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है जहाँ पर क्या हुआ, ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट जैसा कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट जैसा कि देखते आ रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में भी रहा और टेरिडोफाइट्स में भी रहा। तो जो भी प्लांट आप देखेंगे, जो भी ट्री देखेंगे, वो क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा। तो इसमें क्या वेरियस हैबिटेट, वेरियस रेंज ऑफ हैबिटेट, यानी हर तरह के हैबिटेट में ये प्लांट पाए जाते हैं। पानी में, ज़मीन पे, पहाड़ियों में, हर जगह, और अलग अलग मॉर्फोलॉजी और साइज के। वेरियस रेंज ऑफ हैबिटेट, वेरियस रेंज ऑफ साइज, कि बहुत छोटा से छोटा माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है क्या? वोल्फिया, ये दुनिया का सबसे छोटा प्लांट एंजियोस्पर्म में। और जो लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वो क्या होता है? यूकेलिप्टस होता है। और यूकेलिप्टस लगभग 100 मीटर ऊंचा होता है। तो इस तरह से छोटे और बड़े से बड़े हर रेंज की साइज यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अवेलेबल होती है। तो ये डोमिनेंट इतने हैं कि इनसे भोजन मिलना, सब्जियाँ, फूल, फल, जानवरों के लिए चारा, जलाने के लिए ईंधन, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें इनसे मिलती हैं। तो दीज आर द सोर्स ऑफ फूड, फॉडर, फ्यूल, टिम्बर, मेडिसिन्स एट्सेट्रा। इनके जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, एंड फ्लोएम में सीप ट्यूब्स यहाँ पर आ गई सीप सेल्स की बजाय, सीप ट्यूब्स प्लस कंपेनियन सेल्स। और ट्रैकिड्स तो पहले से ही थी, टेरिडोफाइट से आ गए थे, लेकिन वेसल्स होना ये एंजियोस्पर्मिक फीचर है। सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स होना ये एंजियोस्पर्मिक फीचर है। तो ये क्या हुआ? रियल वैस्कुलर बंडल्स इतने जो है ना, इनमें मजबूत होने लगे कि इनके स्टेम रूट्स भी मजबूत होते हैं, और प्लांट से ज़्यादा मजबूत स्टेम और लकड़ियाँ, ये सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट से इसीलिए मिलती है क्योंकि जाइलम बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर के होते हैं। तो इसमें एक क्लास डाइकोटिलेडन्स का है, डाइकोटिलेडनी, ये डाइकोट प्लांट जहाँ पर कि देयर आर 2 कोटिलेडन्स इन सीड्स। तो 2 कोटिलेडन्स होता है इनके सीड में, और डाइकोट के सीड जो है ना ज़्यादातर जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इनमें लीव्स जो होती हैं, इन लीव्स के अंदर जाल नुमा यानी रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ऐसे वेन्स एंड वेलनेट्स जाल जैसे होती हैं। तो देयर इज रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स।
रेटिकुलेट का मतलब जाल जैसा, रेटिकुलम जैसा, वेन्स एंड वेलनेंस मिड रीड्स के साथ ये लीव्स में होती है। और इनमें जो फ्लावर के कैलिक्स के सेपल्स और कोरोला के पेडल्स होते हैं वो 4-4 या 5-5 के ग्रुप में होते हैं। जैसे कि कोरोला के पेटल्स 4 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे या 16 होंगे, तो क्या बोलेंगे टेट्रामेरस। या 5, 10, 15, 20 इस तरह के नंबर हैं तो उसको क्या बोलते हैं पेंटामेरस। तो फ्लावर्स इन टेट्रामेरस और पेंटामेरस सिमेट्री में प्रेजेंट होते हैं इनके फ्लोरल पार्ट्स। फ्लावर्स का मतलब कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं व्हर्ल्स हैं कौन, पेटल्स एंड सेपल्स। और मोस्टली इनमें क्या होता है टैप रूट सिस्टम होता है। डाइकॉट हो गए, फिर डाइकॉट की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, मोनोकॉट की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, ये सब तो आगे पूरा प्लांट एनाटॉमी में पढ़ते हैं कि इनके स्टेम रूट लीव्स इनमें क्या डिफरेंस होते हैं एनाटॉमी में डाइकॉट और मोनोकॉट में। फिर दूसरा क्लास क्या है मोनोकॉट प्लांट का है, क्लास 2, इन्हें क्या कहे मोनोकॉटिलिडनी। तो इसमें क्या हुआ सिंगल कॉटिलिडन होता है इन सीड, जिसको क्या बोलते हैं स्क्यूटेलम बोलते हैं। और इनकी जो लीव्स होती हैं इन लीव्स में वेन्स एंड वेनलेट जो होते हैं ये ऐसे पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल होने क्या बोलते हैं कि पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है इन लीव्स। और इनमें जो है ना मोस्टली फाइब्रस रूट्स होती हैं टैप की बजाय। अब देखो यहाँ पर फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज एन ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है जिसमें मेल जो होता है इसको क्या बोलते हैं स्टैमेन कहते हैं, और जो फीमेल ऑर्गन है इसको क्या बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। तो कई ग्रुप के जो स्टेमेंस होते हैं सारे स्टेमेंस को मिला के क्या बोलते हैं एंड्रोसियम, और सारे कार्पेल्स या पिस्टिल को मिला के क्या बोलते हैं गाइनीसियम। तो गाइनीसियम क्या हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, एंड्रोसियम क्या हो गया ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया। एंड्रोसियम के यूनिट्स को क्या बोलते हैं स्टेमेंस और गाइनीसियम के यूनिट्स को क्या बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। तो अब स्टेमेन देखोगे कि स्टेमेन में क्या हुआ, ये एक होता है स्टाक या फिलामेंट और इसके टिप पे ये क्या होते हैं ये हैं एंथर। तो ये जो पूरा स्टेमेन है इसी स्टेमेन को क्या बोलते हैं, ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हो इस पूरे को कहते हैं स्टेमेन को क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। अभी जिम्नोस्पर्म में क्या बता रहे थे कि माइक्रोस्पोरोफिल क्या होते हैं लीफ लाइक अपेंडेज होती हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में ये पूरा माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमेन। और कार्पेल या पिस्टिल जो होता है इसमें क्या है ये ऊपर स्टिग्मा है फिर नीचे स्टाइल है और नीचे ओवरी है। तो ये स्टिग्मा फिर स्टाइल और फिर ये ओवरी इसको मिलाकर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। दिस इज द मेगास्पोरोफिल। जबकि जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरोफिल क्या थी, को लीफ लाइक अपेंडेज थी।
अब ये जो ओवरी हैं, इन्हीं ओवरी के अंदर चैम्बर्स में ये ओयूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ओयूल है इसको क्या कहेंगे, मेगा स्पोरेंजियम। तो ये टर्म तो सेम है, अभी जिम्नोस्पर्म में भी मेगा स्पोरेंजियम ही ओयूल को कहते थे। और इस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, मेगा स्पोर होता है। तो इस एंथर के अंदर क्या बनेंगे, एंथर के अंदर मियोसिस होगी, किनमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और यही माइक्रोस्पोर्स क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन बन जाते हैं। और यही पोलन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गेमिटोफाइट होते हैं। ऐसा ही पैटर्न जिम्नोस्पर्म में था। अब ये ओयूल या मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, इसमें भी होता है क्या, एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल। और ये मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है, और यहाँ पर ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड है। लेकिन जब मियोसिस होगी तो इनसे ये बनने वाले माइक्रोस्पोर क्या हुए, हैप्लॉयड हुए। ऐसे इसमें मियोसिस होती है मेगास्पोर मदर सेल में, तो क्या बनते हैं, मेगास्पोर। ये भी कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा, और ये होता है फीमेल गेमिटोफाइट। अब एंजियोस्पर्म के इस मेगास्पोर को देखें, तो एंजियोस्पर्म का मेगास्पोर जो होता है वो इस तरह से है, और ये कहाँ होगा, ये ओयूल के अंदर है, ये ओयूल का इंटेगमेंट है। ये है ओयूल, और ये है मेगास्पोर। तो इस मेगास्पोर में की जो है, ये माइक्रोपाइल है, ये ऊपर की तरफ 3 सेल होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। दीज आर 3 एंटीपोडल सेल्स। और ये क्या है, पूरा पूरा मेगास्पोर है। तो मेगास्पोर क्या होगा, हैप्लॉयड होता है, इसलिए हर एक सेल इसकी क्या होंगी, हैप्लॉयड ही होंगी। अब इधर होता है एग ऑपरेटर, जिसमें कि एक एग सेल होती है, और उसके अगल बगल उसकी 2 सिनर्जिड्स यानी हेल्प सेल होती हैं। तो ये एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स को मिला करके क्या बोलते हैं, एग ऑपरेटस हो गया। This is the egg cell, and these are 2 synergids, और हेल्प सेल्स। और ये भी सब के सब हैप्लॉयड हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एग ऑपरेटस बोलते हैं। सब की सेल्स हैप्लॉयड ही हैं, क्योंकि मेगास्पोर फीमेल गेमिटोफाइट है जो कि हैप्लॉयड होता है। अब इसमें बीचों बीच एक सबसे बड़ी सेल होती है, इस समय जो हम बना रहे हैं, ये सेंट्रल सेल है, और इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं, और 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस मिल जाएं तो वो जो है ना एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देंगे। ये एक हैप्लॉयड है, ये एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस है, दोनों ये फ्यूज कर जाएंगे तो एक सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। दीज आर 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, ये फ्यूज कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये जो अंदर की सेल है, इस अंदर की सेल को क्या बोलते हैं कि ये है सेंट्रल सेल, और यही सबसे बड़ी सेल है, और ये एक अकेली सेल है जो डिप्लॉयड है, क्योंकि इसमें 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस हैं। अदरवाइज 3 एंटीपोडल्स, ये 2 सिनर्जी से एक सेल, ये सब के सब हैप्लॉयड हैं। सिर्फ ये बीच वाली सेंट्रल सेल ही ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ी है, इसके अंदर 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस हैं, इसलिए ओवरऑल सेल क्या होती है, डिप्लॉयड हो जाती है। अब जब पोलन ग्रेन आता है तो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के जरिए इसमें इंटर करता है, ये पूरा ऑपरेटस।
ये क्या कहा जाता है, देखो इसमें 7 सेल्स हो गई और 8 न्यूक्लियस हो गए। देखो 7 सेल्स कैसे होंगे, 3 एंटीपोडल्स और 3 ये एगापेटिक सेल्स और एक ये बीच की सेंट्रल सेल, 3, 3, 6 और 1, ये होगी 7 सेल्स। न्यूक्लियस कितने हो गए, 3 न्यूक्लियस इसके, 3 इसके, 6 और 2 ये 8 न्यूक्लियस। तो ये जो पूरा जो मेगा स्पोर है, इस मेगा स्पोर को बोलते हैं कि ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। ये जितने भी लेबलिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज मेगा स्पोर विच इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और इसी में देखो ये फीमेल गैमीट एग सेल बना हुआ है, इसीलिए इसी को फीमेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं। और जब ये फीमेल गैमीटोफाइट यानी एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इससे जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो इसी सैक के अंदर रिटेन्ड रहेगा, इसलिए इसको एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। तो ये जो बना हुआ ये क्या है, इट इज़ एन ओयूल, और ओयूल को क्या बोलते हैं, ओयूल को कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, और पूरे पिस्टिल या कार्पेल को बोलते हैं क्या, मेगा स्पोरोफिल। तो जब पॉलन ग्रेन आता है तो पॉलन ग्रेन जो है ना, पॉलन ग्रेन आ करके स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, पॉलिनेशन होता है और जर्मिनेट करते करते पॉलन ट्यूब आ करके यहाँ पर एंटर करती है। तो इसी पॉलन ट्यूब में होते हैं 2 मेल गैमीट, मोस्टली माइक्रोपाइल, ये जो ओपनिंग है इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, ओयूल की ओपनिंग माइक्रोपाइल, इसी से पॉलन ट्यूब जाता है। तो इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या 2 मेल गैमीट हैं, ये है पॉलन ट्यूब। तो इनमें से एक मेल गैमीट तो इसको फर्टिलाइज कर देता है एग सेल को, और एक मेल गैमीट ये 2 जो न्यूक्लियस हैं सेंट्रल सेल के, इनको फर्टिलाइज कर देता है। तो इसमें 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं क्योंकि 2 मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के अंदर होते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन होना ये भी एक एंजियोस्पर्म का ही फीचर है, क्योंकि और किसी भी प्लांट ग्रुप में ये डबल फर्टिलाइजेशन जैसी घटना नहीं देखी जाती है। डबल फर्टिलाइजेशन is a unique feature of angiosperms. जिसमें फर्स्ट मेल गैमीट जो पोलन ग्रेन के अंदर होता है, ये फर्टिलाइज किससे करता है, एग सेल से। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगैमी। ये क्या है, अगली जनरेशन के लिए जाइगोट बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और इससे बनता है जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, भ्रूण बनेगा। ये अगला पौधा, अगली जनरेशन का पौधा इससे आएगा। लेकिन सेकेंड मेल गैमीट जो होता है, ये किससे फर्टिलाइज करता है, ये 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल, जो सेंट्रल सेल लार्जेस्ट है, इससे फर्टिलाइज करता है। तो इसमें क्या हुआ, 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। देखो, एक तो मेल गैमीट के और 2 ये हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस, 2 ये और 1 ये, तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और इस ट्रिपल फ्यूजन से जो न्यूक्लियस बनेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये ट्रिप्लॉइड होगा। जाइगोट तो हमेशा डिप्लॉइड होता है, लेकिन ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो बना, ये इधर हम आगे लिख रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो न्यूक्लियस बनेगा वो ट्रिप्लॉइड होगा। 3n
प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस सब बोलेंगे ट्रिप्लॉइड को। और अब इस सेंट्रल सेल का नाम क्या हो जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। इन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो कि ट्रिप्लॉइड हो गई, और ये किस में डेवलप करेगा? इससे एक न्यूट्रिटिव फूड स्टोरिंग टिश्यू बनेगा एंडोस्पर्म, जो कि नोरिशमेंट देगा एम्ब्रियो को। तो ये एक न्यूट्रिटिव फूड लेडन, फूड स्टोर किया हुआ वेजिटेटिव टिश्यू बनता है क्या? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म की हर सेल इसलिए क्या होगी? ट्रिप्लॉइड होगी, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स मिक्स होते हैं। तो ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक मेल गैमीट का इससे एग सेल से, जिससे कि जायगोट और एम्ब्रियो बना डिप्लॉइड, और एक मेल गैमीट ये 2 न्यूक्लियस से जिसके इसकी ट्रिपल फ्यूजन हुआ और इससे एंडोस्पर्म बनता है। ये प्राइमरी सेंट्रल सेल पूरी फूड स्टोर करके एंडोस्पर्म बन जाएगी, और एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलेगा यहाँ पर जो जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होगा। यहाँ पर एक बात देखें कि एंडोस्पर्म जो हुआ, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और प्लॉइडी क्या है? ट्रिप्लॉइड है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है ये एंजियोस्पर्म में। अभी पिछला ग्रुप जो पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, उसमें देखें तो उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो मेगास्पोर या फीमेल गेमेटोफाइट थी, उसी में फूड स्टोर रहता है और वही नोरिशमेंट का काम करता है। यानी जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है और उसमें फूड स्टोर रहता है, और फर्टिलाइजेशन से पहले तो वो हैप्लॉइड ही होता है। तो ये एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म क्या हुआ? इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बना। एंड प्लॉइडी कैसी है? ट्रिप्लॉइड है। बट यहीं पर लिखें कि इन जिम्नोस्पर्म द फूड लेडन एंडोस्पर्म जो होता है, या डायरेक्ट लिख दें द एंडोस्पर्म इज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। प्री फर्टिलाइजेशन और हैप्लॉइड होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बन गया इसलिए। और मेगा स्पोर जो होता है, जो कि फीमेल गेमेटोफाइट है, वही एंडोस्पर्म का काम करता है। उसमें अलग से एंडोस्पर्म बनाना नहीं पड़ता है फर्टिलाइजेशन के बाद। बिफोर द फर्टिलाइजेशन द हैप्लॉइड मेगा स्पोर is acting as endosperm by storing the food inside it in gymnosperm. So that is pre-fertilization and haploid endosperm in gymnosperm, but post-fertilization and triploid endosperm in angiosperms. एंडोस्पर्म का काम है अपने फूड से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन या नॉरिशमेंट देना। अभी ये सब लोग रुके रहेंगे, अभी हम अनम्यूट करवाते हैं और फिर उसके बाद जिसको जो क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछेंगे हमसे।